हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं जो WCL के जो एग्ज़ाम हुई थी 9/12/2018 को। तो उसका यहाँ सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन अटेंड किए थे। आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, इन एवरी माइंड वन इंडिपेंडेंट पर्सन और पोस्ट शुड टू बी, यानी कि माइंड में एक ऐसी कोई पोस्ट होती है जिसमें जो पर्सन होता है वह फ्री होता है। तो वह पोस्ट कौन सी है? तो ए ऑनर, बी एजेंट, सी मैनेजर एंड डी है ओवरमैन। तो इसका आंसर है सी, यानी कि मैनेजर। मैनेजर जो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि माइंड्स में जो है स्वतंत्र होता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, वहाँ पोस्ट है मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 52, गोफ इज रिलेटेड टू, यानी गोफ किससे संबंधित रखता है? ए लॉन्ग वॉल से, बी बोर्ड एंड पिलर से, सी है बोथ एंड बी एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, लॉन्ग वॉल, सॉरी सी बोथ ए एंड बी। यानी कि गोफ क्या है? जहाँ से मतलब कि कोई हम लोग पिलर बनाते हैं, पिलर बनाने के बाद जो हम लोग पिलर बनाते हैं कोल का या गैलरी बनती है, तो उससे जब जो पिलर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, पिलर को जब एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो वहाँ पर खाली जगह बच जाती है, जिसे हम लोग गोफ कहते हैं। तो वही कहलाता है। और दोनों ही में पिलर बनता है और गैलरी बनती है, लॉन्ग वॉल और बोर्ड एंड पिलर में दोनों में गैलरी बनती है। तो जब हम पिलर को हम लोग कट करते या कोला निकाल लेते हैं, पिलर को कट करते, इसी को ही गोफ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, WCL मैक्सिमम कोल डिस्पैच, यानी WCL अपना मैक्सिमम जो कोल है कहाँ पर भेजती है, कहाँ देती है? तो ए स्टील प्लांट, बी है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सी है सीमेंट प्लांट एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है बी, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में WCL मैक्सिमम कोल डिस्पैच करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? होल्डिंग कंपनी ऑफ WCL, यानी कि WCL की जो होल्डिंग कंपनी, WCL की कौन कंपनी जो है होल्ड करती है? तो ए कोल इंडिया लिमिटेड, बी है CMPDI, सी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड डी है सेल। तो इसका आंसर है ए कोल इंडिया। ये कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है। कोल इंडिया की कितनी सब्सिडरीज है हमारे पास? कोल इंडिया की हमारी 8 सब्सिडरीज है, ठीक है ना, जिसमें से यहाँ भी WCL भी उसमें से एक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 55 क्या कहते हैं? हाउ मच एयर क्वांटिटी सप्लाई टू माइंस इज कैलकुलेटेड बाय, यानी कि माइंस में जो एयर सप्लाई की जाती है वह किस कैलकुलेशन के हिसाब से भेजी जाती है ना। तो ए पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइंस, बी है प्रोडक्शन ऑफ अ माइंस, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर तो पता ही होगा मुझे और आपको भी। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ माइंस दोनों के हिसाब से भेजी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें से दोनों में से जो अधिक हो उसके हिसाब से एयर जो है माइंस में सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मच एयर क्वांटिटी सप्लाई टू माइंस, यानी कि किसके हिसाब से भेजी जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि दोनों के हिसाब से भेजी जाती है ना। लेकिन इन दोनों में से जो अधिक हो उसके हिसाब से माइंस से हम लोग एयर भेजते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि वॉकी टॉकी यूज्ड इन, यानी कि वॉकी टॉकी कहाँ पर यूज किया जाता है? ए अंडरग्राउंड माइंस, बी ओपन कास्ट माइंस, सी बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी अंडरग्राउंड माइंस एंड ओपन कास्ट माइंस दोनों जगह पर हम वॉकी टॉकी को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एनी शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट मटेरियल इन अ माइनिंग सरदार इंस्टेंटली इन्फॉर्म्स टू, यानी कि माइंस में अगर जो माइनिंग सरदार है, अगर किसी भी चीज़ की जो मटेरियल में शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में किसे इन्फॉर्म करेगा? तो ए एजेंट को, बी असिस्टेंट मैनेजर को, सी है मैनेजर को एंड डी है हायर ऑफिशियल को। तो इसका आंसर है डी, हायर ऑफिशियल को वह बोलेगा कि सर मुझे मटेरियल की शॉर्टेज चाहिए, आप इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करिए, जल्द से जल्द पूरा कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ अ हॉल रोड? तो हॉल रोड का जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है वह कितना होता है? तो इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए 1/10, बी है 1/8, सी है 1/16 एंड डी है 1/15। तो इसका आंसर है सी
1/16, ठीक है ना। तो जो हॉल रॉड का जो ग्रेडियंट होता है वह 1/16 होता है। और मैंने आपको अगर आपको ग्रेडियंट निकालना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो में बताया कि ग्रेडियंट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को ग्रेडियंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इससे वहाँ जाकर देख सकते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट ग्रेडियंट टू डिग्री एंड डिग्री टू ग्रेडियंट। ओके। एंड जो रैम का जो ग्रेडियंट होता है, जो रैम्प होते हैं ना ओपन कास्ट माइंस में रैम्प, इनका जो ग्रेडियंट होगा वह होगा 1/10, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिल जाता है कि रैम का ग्रेडियंट कितना होता है, तो 1/10 होता है, ठीक है। और हॉल रॉड का होगा ग्रेडियंट आपका 1/16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो 59 कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ डायमीटर बिटवीन रूफ वोल्ट एंड डायमीटर ऑफ द होल। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा जो रूफ वोल्ट का डाया है और जो डायमीटर ऑफ होल है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, है ना। तो वो हमको डिफरेंस बताना है। तो ए 2 mm to 5 mm, बी है 5 mm to 8 mm, सी है 8 mm to 12 mm एंड डी है 12 mm to 15 mm। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 8 mm to 12 mm। क्यों? क्योंकि जो रॉड का जो डायमीटर होता है आपका 22 mm समथिंग होता है, ठीक है। और जो होल का जो डाया होता है, इससे मतलब जो हमारा जो क्या कहते हैं हम लोग का, क्योंकि जो हमारा जो कैप्सूल होता है ना, सीमेंट कैप्सूल या रेजिन कैप्सूल, तो इनका डाया जो होता है वह होता है 34 mm अराउंड होता है, 34 mm 32 mm समथिंग अराउंड होता है, ठीक है। तो जो क्या होता है इसलिए डाला जाता है ताकि जो बोल्ट है, बोल्ट रेजिन कैप्सूल को क्या कर दे, पकड़ बना सके, है ना। ताकि जो मजबूती बनाने के लिए हम लोग सीमेंट कैप्सूल या रेजिन कैप्सूल का यूज करते हैं। तो इसी के चलते हम लोग का जो ड्रिल डाया है और ड्रिल डाया है एंड रूफ बोल्ट के जो डाया का जो डिफरेंस है इतना आता है 8 mm to 12 mm। तो ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑक्यूर ड्यू टू, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है वो किसके कारण होती है, क्या कारण होता है ना। तो ए फास्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अ कोल, बी है स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ अ कोल, सी है फायर इन अ सिम एंड डी है इंक्यूबेशन पीरियड। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का मेन कारण क्या है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का मेन कारण है, इसका आंसर होगा यानी कि बी स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ अ कोल, ठीक है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ अ कोल होगा क्योंकि जो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होती है वो स्लोली होती है, यानी बहुत धीमे गति से ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के कारण ही आपको स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगी, है ना, ठीक है। तो जहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है तो हमारा वहाँ पर काम क्या रहेगा, वहाँ पर हमारा काम रहेगा कि हमें वहाँ पर वेंटिलेशन सही करना चाहिए। हमारा अगर वेंटिलेशन में कहीं दिक्कत होती है इसी की वजह से हमारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है। तो इसको दूर करने का मेन कारण क्या है, इसको दूर करेंगे किससे, कि हम लोग वहाँ का वेंटिलेशन सही करेंगे और वहाँ हवा की गति बढ़ा देंगे। तो इससे जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है तो वहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू गिव एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय अ DGM। ऐसा नहीं कि DGM से किसी भी एग्ज़ाम में हमें अगर हमको एग्ज़ाम देना है या उसमें बैठना है तो हमें उसके लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो ए 18 ईयर्स, बी है 20 ईयर्स, सी है 21 ईयर्स एंड डी है 23 ईयर्स। तो इसका आंसर है बी 20 ईयर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62, LHD मशीन है जी। तो LHD मशीन क्या है, ए टायर माउंटेड मशीन है, बी है क्रॉलर माउंटेड मशीन, सी है चेन माउंटेड एंड डी है बोथ ए एंड बी। इसका आंसर तो पता ही होगा, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फायर, है ना। यानी कि अगर माइंस में अगर या कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई फायर होती है तो हमें वहाँ पर किस प्रकार की जो है एक्सटिंग्विशर का यूज करना है, यानी कि अग्निशमन का यूज करना है। ए वाटर CO2, बी है CO2, सी है फॉर्म टाइप एंड डी है ड्राई पाउडर। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि CO2 टाइप हमको अगर जो है एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। अगर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फायर होता है तो वहाँ पे CO2 टाइप का जो हमें एक्सटिंग्विशर है ना यूज करना है वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी गैलरी, यानी कि जो मैक्सिमम गैलरी की जो हाइट होती है कितनी होती है ना। ए 2.8 मीटर, बी है 3.6 मीटर एंड सी है 3 मीटर एंड डी है 4.8 मीटर। तो इसका आंसर है सी। रेगुलेशन के हिसाब से जो हमारी जो गैलरी की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 3 मीटर होगी, इससे अधिक गैलरी की हाइट नहीं रखती है, और जो मैक्सिमम चौड़ाई है 4.8 मीटर से अधिक नहीं रखी जाती है, ठीक है ना। ये इसका मैक्सिमम है गैलरी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मैक्सिमम हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगी और जो गैलरी चौड़ाई जो होगी आपकी वो 4.8 मीटर से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65, सरफेस माइनर इज यूज्ड, सरफेस माइनर किस लिए यूज किया जाता है। ए कोल कटिंग के लिए, बी
कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सी है कोल लोडिंग के लिए एंड डी है कोल हॉलिंग के लिए। तो इसका आंसर है ए। सरफेस माइनर एक क्या है, कोल कटिंग मशीन है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है मतलब जहाँ पे कोल सीम रहती है, ओपन कास्ट माइन की यह मशीनरी है, HEMM मशीन है। तो यह क्या करती है, मशीन चलती है कोल की सतह पर, वहाँ से क्या कहती है, कोयले की पतली पतली परत को काटते हुए चलती है, ठीक है, और पीछे से कोयला निकलते जाता है। इस प्रकार से यहाँ एक कोल कटिंग मशीन है, ठीक है। आपका जो सरफेस माइनर मशीन है जो क्रॉलर माउंटेड मशीन, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, एक कटिंग ड्रम लगा रहता है जो कि 100 से 200 mm की पतली परत को काटते हुए चलता है, और इसके पीछे एक कन्वेयर सिस्टम लगा होता है जिसमें जो कोल मटेरियल है वह मशीन में एकत्र होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 66, कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय, यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन सक्षम व्यक्ति किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ए एजेंट, बी असिस्टेंट मैनेजर, सी है मैनेजर एंड डी है सर्वेयर। इसका आंसर है सी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 67, वाई एंकरेज टेस्टिंग इज डन। तो एंकरेज टेस्टिंग जो है क्यों की जाती है। ए टू टेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ अ बोल्ट, यानी कि बोल्ट की स्थिरता को जांच करने के लिए। बी है टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ रोप, यानी कि रोप की मजबूती को जानने के लिए। सी है टू टेस्ट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट, यानी कि बोल्ट की जो शेयरिंग स्ट्रेंथ उसको जानने के लिए। एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है 67 का ए, यानी कि टू टेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ बोल्ट, यानी कि जो बोल्ट की जो पकड़ है, यानी उसकी जो स्थिरता है, यानी कितना वो मजबूती से बोल्ट पकड़ा हुआ है रूफ को, उसकी स्थिति को जानने के लिए हम लोग एंकरेज टेस्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच स्टॉपिंग विल मेक फॉर डिप्लेयरिंग, यानी कि डिप्लेयरिंग करने के लिए, है ना, कौन सी स्टॉपिंग को बनाया जाता है डिप्लेयरिंग करते समय, ठीक है। तो ए वेंटिलेशन स्टॉपिंग, बी है आइसोलेशन स्टॉपिंग, सी है प्रिपेटरी स्टॉपिंग एंड डी है परमानेंट स्टॉपिंग। तो इसका आंसर है सी, यानी कि प्रिपेटरी स्टॉपिंग बनाई जाती है जब हम लोग डिप्लेयरिंग किसी भी सीम या सेक्शन में हम लोग जब डिप्लेयरिंग करते हैं, तो हमें उस सीम या सेक्शन के पहले हमें जो सीमेंट है और रेत है, ईंट है ना, जो भी मटेरियल है जो स्टॉपिंग बनाने के लिए जो लगता है हमें कच्चा मटेरियल, हमें उसको ला के नज़दीक रखना है, ठीक है, ताकि किसी भी कंडीशन में हम लोग को अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ दुर्घटना हो सकती है या गैस लीकेज या कुछ भी होते है, ऐसी कंडीशन में तुरंत वहाँ पर प्रिपेटरी स्टॉपिंग को जो है आइसोलेशन स्टॉपिंग में कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए वहाँ पर ये पहले प्रिपेटरी स्टॉपिंग बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, इफ़ एनी मिसफायर हैपन्स देन हु विल डील विद दैट, यानी कि अगर माइस में कोई मिसफायर होता है तो जो इससे जो डील करेगा वहाँ कौन करेगा डील, ठीक है। तो ए मैनेजर, बी है ओवरमैन, सी है माइनिंग सरदार एंड डी है शॉर्ट फायरर हु ब्लास्टेड दैट होल। तो इसका आंसर होगा डी, है ना, शॉर्ट फायरर हु ब्लास्टेड दैट होल, यानी कि जो व्यक्ति जिसने शॉर्ट फायरिंग किया हुआ है वही मिसफायर को भी ढूंढने का काम करेगा या मिसफायर से डील करेगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा डील करने का वह शॉर्ट फायर डील करेगा, ठीक है, अगर शॉर्ट फायर के द्वारा किया गया है, यानी जिसने किया है अपना मिसफायर वही व्यक्ति आपका उसको डील करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इन द बेस ऑफ ओवरबर्डन बेंच शुड नॉट टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरबर्डन को जो बेस है यानी कि आधार पर क्या नहीं होना चाहिए। तो ए ग्रेवल, बी सैंडस्टोन, सी है शैल एंड डी है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी कि जो किसी भी जो उपजाऊ जो भूमि होती है ना, उपजाऊ भूमि में ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के आधार पर बहुत ही अच्छी खेती होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल जिसमें होती है वहाँ ज़मीन में वह उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है ना। तो यह है ओवरबर्डन के आधार पर ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं होना चाहिए, इसको अलग से निकाल कर अलग रखना चाहिए, ठीक है। जब भी ओवरबर्डन हम लोग निकालते हैं तो हमें उसको अलग जगह पर, ब्लैक कॉटन सॉइल को अलग जगह पर डंप करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग उसको निकाल कर किसी दूसरी जगह पर यूज कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, माइनिंग सरदार राइट्स और रिपोर्ट इन विच नंबर ऑफ CMR सेज, यानी कि माइनिंग सरदार अपनी रिपोर्ट CMR 2017 के अनुसार किस रेगुलेशन के हिसाब से राइट करता है या लिखता है। तो ए 117, बी है 123 एंड सी है 129 एंड डी है 48। तो इसका आंसर है सी, यानी कि रेगुलेशन 129 के अनुसार जो आपका जो माइनिंग सरदार है वह अपनी रिपोर्ट लिखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
72 लैट्रिन विल बी प्रोवाइड ऑन एवरी मैंस और वुमेंस, यानी कि जो लैट्रिन प्रोवाइड की जाएगी प्रत्येक कितने व्यक्ति पर लैट्रिन को प्रोवाइड किया जाएगा। ए 25, बी है 50, सी है 75 एंड डी है 100। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जो प्रति 50 व्यक्ति या 50 महिलाओं पर जो लैट्रिन है वह प्रोवाइड की जाएगी एक, ठीक है। इसे आप रूल नंबर 33 के सब रूल 2 में देख सकते हैं कि कितने व्यक्ति पर कितनी लैट्रिन प्रोवाइड की जाती है। तो 50 व्यक्ति या महिलाओं या आदमियों पर जो है एक लैट्रिन प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73 HL, यानी कि जो HL है हाइड्रोलिक स्टोविंग में किससे इंडिकेट करते हैं, है ना। HL का मतलब क्या होता है हाइड्रोलिक स्टोविंग में। तो ए हेड लेंथ, बी हेड या लेवल, सी है हाइट या लेंथ एंड डी है हाइट एंड लेवल। तो इसका आंसर है डी, हाइट एंड लेवल इंडिकेट करता है हाइड्रोलिक स्टोविंग में H एंड L, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टोविंग होती है वहाँ पर H का मतलब होगा हाइट एंड L का मतलब होगा लेवल, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो 74 क्या कहता है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग यूज्ड इन, तो कंट्रोल ब्लास्टिंग का यूज कहाँ किया जाता है। ए ओपन कास्ट माइन, बी अंडरग्राउंड माइन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी है नन अबव दी अबव। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग आपको पता होगा कि यहाँ ओपन कास्ट में ही किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि ओपन कास्ट माइन, ठीक है ना। कंट्रोल ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइन में की जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है ब्लास्टिंग के वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, फायर रॉक को उड़ने से रोकने के लिए वहाँ पर कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाती है। इसमें कई प्रकार की ब्लास्टिंग तकनीक है जिससे कि ग्राउंड वाइब्रेशन कम हो सके या फायर रॉक्स को कम किया जा सके, ठीक है। तो यह क्या है, ओपन कास्ट की ब्लास्टिंग मेथड है। क्वेश्चन नंबर 75 इन हॉलेज रोडवेज नंबर ऑफ बेल्स टू रेज हॉलेज, यानी कि हॉलेज रोडवेज में जो नंबर ऑफ वेल्स है यानी कि रेज करने के लिए, यानी कि ऊपर खींचने के लिए, है ना। तो वहाँ कितने नंबर ऑफ वेल्स होती है और जो हॉलेज में रास्ते में, तो हॉलेज आपका वो ऊपर आए, ठीक है ना। तो A 1, B 2, C है 3 एंड D है 4। तो इसका आंसर है डी, यानी कि हम लोग 4 बेल देंगे तो 4 बेल देने पर हमारा जो है हॉलेज जो है ऊपर आएगा, ठीक है ना, रेज करेगा यानी कि खींचेगा वो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। क्वेश्चन नंबर 76, तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि वाइल कटिंग द पिलर इन अ डिप्लेयरिंग गैलरी इज ड्रिवन विच इज नन एज, यानी कि जब डिप्लेयरिंग हम लोग करते हैं माइंस में बोर्ड एंड पिलर मेथड में, तो वहाँ पर जब हम पिलर के जो पिलर को काटते हैं तो वह किस नाम से जाना जाता है। तो ए स्टूकिंग, बी है स्प्लिटिंग, सी है क्रॉस कट एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी स्प्लिटिंग, यानी कि क्या करते हैं हमारा जो पिलर होगा ऐसा, ठीक है। तो हम पिलर को जब हम इसको बीच में से काटते हैं ना ऐसा, तो इसको क्या कहेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है ना। इसको मतलब 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। अब यहाँ भागों में बांट गया तो अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, फिर 2 भागों में बढ़ गया। पिलर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो पिलर को हम लोग ऐसे बांट दिए और ऐसे बांट दिए, ठीक है। तो ये होगा पिलर स्प्लिटिंग, ठीक है। अब इसकी हम लोग फिर क्या करते हैं, स्लाइस बनाते हुए चलते हैं, रिब स्लाइस, रिब स्लाइस, इस प्रकार से हम लोग कार्य करते चलते हैं, ठीक है। ये होगा आपका स्प्लिटिंग कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 N4 यूज्ड इन, यानी कि जो N4 है, N4 को कहाँ यूज किया जाता है। N4 का फुल फॉर्म होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ठीक है। तो ए ओपन कास्ट माइंस में, बी है अंडरग्राउंड माइंस में, सी बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ओपन कास्ट माइन में, ठीक है ना। अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग कार्टेज के रूप में एक्सप्लोसिव को यूज करते हैं, लेकिन यूज करते हैं, ठीक है। ओपन कास्ट माइन में जो N4 होगा वो क्या होगा कि डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, यानी कि यह लिक्विड फॉर्म में होता है और यहाँ उसमें होल में जाते हैं डायरेक्ट डाल दिया जाता है। जैसे कि अभी जो चलता है आपका स्लरी इमल्शन जो चलता है वो डायरेक्ट कहाँ, जहाँ हमारा जो ब्लास्टिंग वाले होल है वहाँ पर जाके एक स्लाइड मिक्स जो होती है, टैंक होती है, वहाँ पर इन लोग को आपस में मिक्स किया जाता है, फिर वहाँ पर इनको डायरेक्ट होल में डाल दिया जाता है। यह तुरंत मतलब एक्सप्लोसिव नहीं होते, ये आपस में मिक्स होने के बाद में एक्सप्लोसिव कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है ना। जबकि जो हमारा जो कार्टिज है वो पहले से एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। तो इसलिए अंडरग्राउंड माइंस में N4 का यूज करना मना ही होता है, ठीक है।
मेन कारण क्या है कि एनफो का यूज अंडरग्राउंड माइंस में यूज नहीं करते। इसका मेन कारण यह है कि यहाँ वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है। क्या होता है कि अंडरग्राउंड माइंस में वाटर सीपेज होते रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा, यह मिस फायर का कारण बन सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इसको ब्लास्ट करने के लिए हाई एनर्जी बूस्टर या प्राइमर की ज़रूरत होती है। तीसरा कारण यह है कि यहाँ जो छोटे डायमीटर के जो होल होते हैं ना ब्लास्टिंग के लिए ठीक से काम नहीं करता, और जो एनफो वाले जो होल है इनको स्लिपिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मेन कारण यही है कि इसको यूज नहीं कर सकते एनफो वाले एक्सप्लोसिव को, ठीक है। इसलिए इसे ओपन कास्ट माइन में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ उसके लिए सस्ता होता है, और वहाँ पर ये जो क्वेरी छोटी माइंस है ना वहाँ पर आसानी से यूज करने के लायक है, और मैगजीन रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर ओपन कास्ट माइन में एनफो को यूज किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हाइड्रोलिक जो सैंड है, हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग यूज्ड इन, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग का जो यूज कहाँ किया जाता है ना। तो ए बोर्ड एंड पिलर मेथड में, बी है लॉन्ग वॉल मेथड में, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है ब्लास्टिंग गैलरी में। तो इसका आंसर है बी, सी, यानी कि बोथ ए एंड बी में। यानी कि जो हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग का जो यूज है हम लोग बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल मेथड दोनों जगह पर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि अगर वहाँ पर जो हमारा अगर सब्सिडेंस होने इसके चांसेस है, या हम लोग का जो प्रॉपर सही से सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी जगह पर या स्पॉन्टेनियस हिटिंग या गोफ बैठने का जो डर है होता है ना, तो इसी कंडीशन में हम लोग वहाँ पर हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग का यूज करते हैं। वहाँ पर हम उस खाली जगह पर हम लोग क्या करेंगे, रेत को भर देते हैं, तो इसे ही हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की पावर सपोर्ट यूज इन। पावर सपोर्ट निम्नलिखित में से किस में यूज किया जाता है? ए बोर्ड एंड पिलर में, बी ब्लास्टिंग गैलरी में, सी है सब लेवल कैबिंग में, एंड डी है लॉन्ग वॉल में। तो इसका आंसर तो पता ही होगा बहुत से लोगों को, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि लॉन्ग वॉल मेथड में हम लोग पावर सपोर्ट का यूज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग वॉल जो मेथड है वो थोड़ी सी क्या है, हाईली मैकेनाइज्ड होती है बोर्ड एंड पिलर माइनिंग की मेथड की अपेक्षा। तो इसमें क्या होता है, जो सपोर्ट जो होता है वह पूरा पावर सपोर्ट्स के थ्रू हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यही मेन कारण है कि लॉन्ग वॉल में अच्छी होती है थोड़ी बोर्ड एंड पिलर के मुकाबले, और इसमें वेंटिलेशन भी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 80, सेक्शन 22 इम्पोज्ड बाय, यानी सेक्शन 22 जो है वो किसके द्वारा इम्पोज्ड है? ए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बी है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, सी है DGMS के द्वारा, एंड डी है मैनेजर के द्वारा। तो इसका आंसर है सी, DGMS के द्वारा आपका जो सेक्शन 22 है वह इम्पोज्ड किया गया। जो सेक्शन 22 है आपका जो पावर ऑफ इंस्पेक्टर है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ मेन काम है सेक्शन 22 का पावर ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया कि वो अपने पावर को किस प्रकार से यूज कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, वाई वाटर स्प्रे इज डन इन ओपन कास्ट माइन, यानी कि ओपन कास्ट माइन में जो वाटर स्प्रे है वो क्यों किया जाता है? ए फॉर फायर सप्रेशन के लिए, ना फायर को मतलब दबाने के लिए, बी फॉर डस्ट सप्रेशन के लिए, सी है फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, एंड डी बोथ ए एंड बी, यानी कि फॉर फायर सप्रेशन एंड फॉर डस्ट सप्रेशन। तो इसका आंसर है 81 का बी, यानी कि फॉर डस्ट सप्रेशन के लिए, यानी कि हम लोग डस्ट सप्रेशन करते हैं। यानी कि मेन कारण क्या होता है, ओपन कास्ट माइन में जो वाटर स्प्रिंग करते हैं या स्प्रे करते हैं, इसका मेन कारण है डस्ट को सेपरेट करने के लिए, बैठाने के लिए हम लोग वाटर स्प्रे का किया जाता है, ठीक है ना। वाटर स्प्रे किया जाता है फॉर डस्ट सप्रेशन के लिए, ताकि हम लोग की जो सांस के कारण जो सांस हम जो लेते हैं उस वातावरण में, तो वहाँ पर जो कोल है बहुत ही पार्टिकल्स के एकदम बारीक हो जाते हैं, जो कि सांस लेने में हम लोग को कई प्रकार की बीमारी जनरेट कर सकती है। इसलिए डस्ट को सेपरेट करने के लिए वहाँ पर वाटर स्प्रे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, पार्टिंग बिटवीन टू सीम इज लेस दैन इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस सीम, है ना। तो जो पार्टिंग है निम्नलिखित में से किसे कहा जाएगा? पार्टिंग यानी कि दो सीमों के बीच में पार्टिंग कितनी होनी चाहिए कम से कम, किसे कंटिन्यूअस सीम कहा जाएगा? तो ए 9 मीटर, बी है 6 मीटर, सी है 4.5 मीटर, एंड डी है 3 मीटर। तो इसका आंसर है 82 का ए 9 मीटर, ठीक है ना। यानी कि दो सीमों के बीच अगर जो 9 मीटर की अगर पार्टिंग है दोनों के बीच में, अगर सीमों के बीच में अगर 9 मीटर पार्टिंग है कम से कम, तो उसे कंटिन्यूअस सीम कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो न्यू रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो पार्टिंग होगी, अब जो कंटिन्यूअस सीम की वो पार्टिंग होगी 10 मीटर के, ठीक है ना। तो इसका आंसर इसको जो क्वेश्चन के अनुसार इसमें जो ऑप्शन है इसके अनुसार 9 मीटर होगा, लेकिन एक्चुअल जो आंसर है अभी जो न्यू रेगुलेशन के हिसाब से वो होगा 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83,
ज्वाइनिंग फेस कम्स अंडर, यानी ज्वाइनिंग फेस जो है आपका कितने मीटर के अंडर में आ जाता है? ए 9 मीटर, बी है 6 मीटर, सी है 4.5 मीटर एंड डी है 3 मीटर। तो इसका आंसर भी ए होगा, 9 मीटर। ठीक है, ज्वाइनिंग फेस जो होंगे वो अगर दो फेस 9 मीटर के अंदर में आते हैं तो उन्हें ज्वाइनिंग फेस कहा जाएगा, लेकिन इसका भी आंसर 10 मीटर होगा। ठीक है ना, 10 मीटर होगा। आप ज्वाइनिंग फेस जो है 10 मीटर के अंतर्गत में आते हैं और जो कल्टिगियस सेम है उनकी बाइंडिंग भी होगी 10 मीटर होगी। ठीक है ना, इन दोनों का आंसर 10 मीटर होगा। आप लेकिन जो पहले था इनका आंसर क्या था? अगर दो सिमों के बीच की जो पार्टिंग अगर 9 मीटर है तो इसका आंसर होगा कंटिन्यूस सीम। एंड ज्वाइनिंग फेस होगा, इसका आंसर भी होगा 9 मीटर था तो इसका आंसर हो गया आप 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, बकेट व्हील एक्सिक्यूटर यूज्ड इन विच माइंस इन इंडिया, यानी कि जो बकेट व्हील जो एक्सिक्यूटर है वो इंडिया के किस माइंस में यूज किया जा रहा है? ठीक है, तो ए सासन ओसीपी यानी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, बी है गेवरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट एंड सी है नेवेली लिग्नाइट एंड डी है बीना ओसीपी। तो इसका आंसर है सी, नेवेली लिग्नाइट पर जो हमारा बकेट व्हील एक्सक्वेटर मशीन इसका यूज किया जाता है। आपका जो बकेट व्हील एक्सक्वेटर है यहाँ आपका नरम कोल या ओबी निकालने के काम आती है। ठीक है, यहाँ बकेट व्हील एक्सक्वेटर का जो साइज होता है वह बकेट के साइज पर डिपेंड करती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, तो प्रेशर बैलेंस रिलेटेड विथ, यानी कि प्रेशर बैलेंस किससे रिलेटेड करता है? ए ब्लास्टिंग से, बी ड्रिलिंग से, सी स्टोविंग से एंड डी है वेंटिलेशन से। तो इसका आंसर है डी, यानी कि वेंटिलेशन से हमारा जो प्रेशर बैलेंस सिस्टम है वो रिलेटेड करता है, क्योंकि जो हमारा इंक्लाइन है और जो रिटर्न है इनमें प्रेशर बैलेंस करके ही हम लोग जो है एयर को सप्लाई करते ताकि एयर सही तरीके से फ्लो हो सके या सही तरीके से वेंटिलेट हो सके माइंस, इसलिए प्रेशर डिफरेंस रखा जाता है माइंस में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86, ऑफ फैटल एक्सीडेंट अक्योर्ड इन WCL ऑन 26/10/2018 इन विच माइंस, यानी कि जो WCL की 26/2018 को WCL की माइंस में कौन सा एक घातक एक्सीडेंट हुआ था? ठीक है ना, इस डेट के अनुसार। तो ए सानिन माइन 1, बी तवा 2 अंडरग्राउंड माइन, सी है सारनी अंडरग्राउंड माइन एंड डी है नहरिया अंडरग्राउंड माइन। तो इसका आंसर है डी, नहरिया अंडरग्राउंड माइन में इस तारीख को एक बड़ा फॉल हुआ था। ठीक है, जिसमें 4 व्यक्तियों की मौत हुई थी। तो इसमें 4 वर्कर किल हुए थे, जिसमें से जिनकी मौत हो चुकी थी और एक वर्कर जो था LHD ऑपरेटर था वहाँ सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, है ना, सीरियसली एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था इन एरिया माइंस यहाँ पे इंच रीजन में हुआ था, जो कि जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है MP के। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ स्कैम्प, है ना, SCAMP का फुल फॉर्म क्या होता है 87 का? तो ए स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, बी स्टार्टर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लान, सी है सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लान एंड डी है सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। तो इसका आंसर है ए, यानी कि स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, जिससे आप रेगुलेशन नंबर 123 में देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो मेन काम क्या होता है, स्टार्टर को कंट्रोल करना होता है और उसकी मॉनिटरिंग करना होता है, इस कैंप का फुल फॉर्म, और ये इसका मेन काम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, साइज ऑफ ब्लास्टिंग केबल इन अंडरग्राउंड माइंस। तो जो ब्लास्टिंग का जो साइज है अंडरग्राउंड माइंस में कितना होता है केबल का? ए 25 मीटर, बी है 50 मीटर, सी है 75 मीटर एंड डी है 100 मीटर। तो इसका आंसर है 88 का वह है बी, यानी कि 50 मीटर जो है जो ब्लास्टिंग केबल है जो अंडरग्राउंड माइंस में रखा जाता है। ठीक है ना, 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, जो आपका जो ब्लास्टिंग के जो केबल का जो साइज है 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, मिनिमम एक्सप्लोसिविटी लिमिट ऑफ CH4 इज, यानी कि जो मीथेन गैस है उसकी मिनिमम एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होती है? ए 5.4%, बी है 5.8%, सी है 7.4% एंड डी है 7.8%। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 5.4% जो है CH4 की मिनिमम एक्सप्लोसिव लिमिट है एंड हायर एक्सप्लोसिव लिमिट है इसकी 14.8%। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ AFDSS? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? AFDSS। तो ए ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सपोर्ट सिस्टम, बी है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, सी है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, एंड डी है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन आफ्टर सप्रेशन सिस्टम। तो इसका आंसर है बी, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, हु विल मेक अ रिजर्व स्टेशन इन अंडरग्राउंड माइन? यानी कि माइन में जो रिजर्व स्टेशन होता है उसे कौन बनाता है, किसकी जिम्मेदारी होती है? ए ओवरमैन की, बी मैनेजर की, सी है माइनिंग सरदार, एंड डी है एजेंट की। तो इसका आंसर है बी, यानी कि मैनेजर की। मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि माइन में रिजर्व स्टेशन कहाँ पर बनाना है और कहाँ पर नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, गिव फुल फॉर्म ऑफ SOP। SOP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, बी है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस, सी है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, एंड डी है सेफ ऑपरेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर है सी, यानी कि सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मेनी इंटेक्स शुड हैव इन ईच डिस्ट्रिक्ट? यानी कि माइंस में जो डिस्ट्रिक्ट में कितने इंटेक्स होना चाहिए? A 1, B 2, C 3 एंड D 4। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 2। यानी कि जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट्स में आपके जो इंटेक्स होने चाहिए वो कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक, कम से कम 2 इंटेक्स होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, वेटेबल टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? यानी कि जो वेटेबल टेम्परेचर है वो किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आपका मेजर किया जाता है ना? ए रीलिंग हाइग्रोमीटर, बी काटा थर्मामीटर, सी है प्लेन मीटर, एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है ए, रीलिंग हाइग्रोमीटर की सहायता से हम जो वेटेबल टेम्परेचर है वह हम लोग नापते हैं। ठीक है। रीलिंग हाइग्रोमीटर का अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है। रीलिंग हाइग्रोमीटर क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, है ना? मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया और उसको यूज करना भी बताया, तो आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, एट व्हाट टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड्स इन माइन? यानी कि जो आपका वेटेबल टेम्परेचर है माइंस में कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? ए 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डी है 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक आपका वेटेबल टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इससे अधिक होगा तो माइंस में काम करने में दिक्कत होगा। अगर आपका वेटेबल टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो वहाँ पर हमें 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमको वहाँ पर एयर को भेजना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन रिटर्न इन अ माइन? यानी कि माइन में जो इन्फ्लेमेबल गैस है रिटर्न साइड में उसकी जो परसेंटेज है कितनी होनी चाहिए? ए 0.5%, बी है 0.75%, सी है 1.25%, एंड डी है 1.75%। इसका आंसर है बी, यानी कि जो रिटर्न साइड है आपका जो गैस है इन्फ्लेमेबल गैस उसकी जो मात्रा होगी ना वहाँ होगी 0.75% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, माइनिंग सरदार राइट हिज रिपोर्ट अंडर रेगुलेशन? ए 117, बी 123, सी है 129, एंड डी है 48। ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं फिर से, तो इसका आंसर आपको फिर से बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी। ठीक है। और इसका आंसर था बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, डायगोनल लाइन इज रिलेटेड टू? ए स्टोविंग से, बी डेवलपमेंट से, सी लॉन्ग वॉल से, एंड डी है डिप्लेरिंग से। तो इसका आंसर है डिप्लेरिंग। यानी जो हम लोग जब पिलर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो पिलर एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमको जो लाइनिंग दी है, एक्सट्रैक्शन लाइन दी गई, तो वो डिप्लेरिंग में यूज करते हैं, जो 3 प्रकार की होती है।
डायगोनल लाइन, स्टेप लाइन एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 99, एट व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पिट सेफ्टी कमेटी इज मेट, यानी कि जो पिट सेफ्टी कमेटी होती है उसमें जो मिनिमम नंबर होते हैं पर्सन वो कितने होते हैं। ए 50, बी है 100, सी है 250 एंड डी है 500। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 100 पर्सन होने चाहिए पिट सेफ्टी कमेटी में, ठीक है। मिनिमम जो संख्या होती है पिट सेफ्टी कमेटी में वो होगी 100। क्वेश्चन नंबर 100, एट एवरी माइन हु विल प्रेजेंट टू मैनेज द माइन, यानी कि प्रत्येक माइन में कौन होता है जो माइन को मैनेज करता है। ए मैनेजर, बी एजेंट, सी सेफ्टी ऑफिसर एंड डी है ओवरमैन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि मैनेजर। जो मैनेजर होगा वह माइन को मैनेज करेगा। प्रत्येक माइन में जो भी जिस प्रकार से उसको मैनेज करना होता है, तो हर माइन में एक मैनेजर का होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन को अटेंड किया है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।